Hello. So in this video or from this video onward basically we will start 12th क्लास इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी और 12th क्लास में भी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो दो एनसीईआरटी है 12th क्लास की। फर्स्ट इज माइक्रो MI एंड सेकेंड इज मैक्रो MACRO। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे इस चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर होगा ये जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसके बाद जब ये बुक खत्म हो जाएगी तो फिर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कवर करेंगे अल्टीमेटली। मैक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है वो हालांकि इसमें हम लोग लास्ट में देखेंगे, इस चैप्टर में ही बात की गई चुकी। तो बट एक आपको इसे ही थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है हम लोग एक इंडिविजुअल लेवल पे एक प्रोड्यूसर और कस्टमर का बिहेवियर क्या होता है, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, उसके बेस पे हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को जो MA वाला है MACRO उसको जो है हम एक बड़े लेवल पे एक पूरी कंट्री को, पूरी इकोनॉमी को एज ए यूनिट मानते हैं और उसके बेस पे हम उसको समझते हैं। हालांकि इसमें आगे जैसे स्लाइड मूव करेगी मैं आपको डिस्कस करूंगा ये सारी चीज़ें, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे उसको, डोंट वरी। इंट्रो देखते हैं इस चैप्टर का क्या बोलता है। देखो एक सिंपल इकोनॉमी के बारे में बात करता है सबसे पहले ये चैप्टर। क्या होती है सिंपल इकोनॉमी? कहा जा रहा है इसमें कि एवरी सोसाइटी में जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी वास्ट होती है, वो काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो है वो डेली लाइफ में क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसीलिए उनकी जो नीड होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, काफ़ी लार्ज होती है। ये नीड जो उनकी है डेली नीड्स, ये आपका फिजिकल आइटम्स का हो सकता है, जैसे फूड आप खाते हो। फिजिकल आइटम का मतलब जो आप डेली अपने आसपास देख लो ना, टेबल्स हैं, बुक्स होंगे आपके कमरे में, जो भी जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, वे सारे फिजिकल आइटम्स हो गए, टेंजिबल थिंग्स बेसिकली। तो क्लोथिंग, फूड, शेल्टर ये चाहिए आपको डेली लेवल पे। उसके बाद आपको इंटेंजिबल सर्विसेज भी आपको चाहिए होती है। सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल होती है, आप उसको देख नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, बट यू कैन फील इट। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या अभी कुछ फिजिकल एक्सचेंज हो रहा है? नहीं। आपको कुछ मैं चीज़ दे रहा हूँ? नहीं। बट आप सीख रहे हो उससे, स्टिल यू आर लर्निंग। तो ये क्या है कि एक इनटेंजिबल थिंग है, क्योंकि ये सर्विस है। डॉक्टर के पास आप दिखाने जाते हो तो वो आपको अपनी सलाह देता है, एडवाइस देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है आपको। तो क्या है, वो अपनी सर्विस दे रहा है आपको। तो जितनी भी सर्विसेज है वो आपके इंटेंजिबल है, जितने सारे आपके गुड्स फिजिकल आइटम से होते हैं आपके, वो टेंजिबल होते हैं। तो सिंपल यहाँ पे ये समझना है आपको कि सोसाइटी में लोगों को जो है वो डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि टेंजिबल होती है और इनटेंजिबल होती है। कुछ डिफिनेशन है इस चैप्टर में, वो आप देख लो। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स वही सारे फिजिकल थिंग्स जो टेंजिबल है आपके, जो देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको गुड्स कहा जाएगा। जो ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, जो आपकी ज़रूरतों को पूरी करता हो, वे सारी जो फिजिकल चीज़ें, टेंजिबल चीज़ें, उसको गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज क्या होते हैं? अगेन वही चीज़ कि वैसे हर चीज़ जो आपकी ज़रूरतों को, नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करता हो, सेटिस्फाई करता हो, बट वो इनटेंजिबल हो, अगर आप उसको छू नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो, तो उन सारी चीज़ों को सर्विस बोलते हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बोथ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड वांट। अब इंडिविजुअल क्या होता है? देखो, इंडिविजुअल जो डिसीजन मेकिंग यूनिट है उसको इकोनॉमी में इंडिविजुअल के रूप में कंसीडर किया जाता है। कुछ जो सबसे बेसिक लेवल का जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होगा, जैसे ये क्या है कि कोई सिंगल पर्सन भी हो सकता है, जैसे आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, कि दूसरों के लिए भी ले सकते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग यूनिट हो गए, तो आप एक इंडिविजुअल हो गए। हाउस होल्ड हो सकता है। हाउस होल्ड का मतलब फैमिली और हाउस होल्ड एक दूसरे के सिनोनिम्स है, हालांकि दोनों में बेसिक डिफरेंस है, नुआंसेस है कुछ, बट आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो है वो यूनिट ऑफ एनालिसिस के रूप में फैमिली की जगह जो है वो हाउस होल्ड का जो है वो यूज़ किया जाता है। समझा दो क्या? चलो समझा देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। बहुत कम लोगों को हालांकि ये चीज़ मालूम होती है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, फैमिली का मतलब है कि कोई भी जो आपसे ब्लड या फिर रिलेशन से जो आपसे जुड़ा हुआ हो, जैसे आपके मदर, फादर, भाई, बहन, आपकी वाइफ जो है वो रिलेशन, मतलब कि एक सोशल रिलेशन से आपसे जुड़ी हुई है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन तो उतना नहीं है, तो ये फैमिली हो गई। आपके बच्चे, ये सारे। हाउस होल्ड जो है वो हाउस होल्ड एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है, शेयरिंग किचन पे, कि एक जो मतलब अगर 10 लोग एक किचन से खाना खा रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव हो या ना हो, वो सब जो है वो हाउस होल्ड के एक ही हाउस होल्ड के पार्ट होंगे, बस इतना ही मैटर करता है। जबकि एक फैमिली जो है डिफरेंट हाउस होल्ड में कन्वर्ट हो सकती है। या फिर देखो कैसे, जैसे फैमिली कोई है,
आप हो सपोज, तो आपका बच्चा जो है वो बाहर रहता है किसी हॉस्टल में, तो वो आपके किचन से खाना खा रहा है नहीं, तो वो हाउस आपके फैमिली का पार्ट होगा, लेकिन आपके हाउस होल्ड का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो शेयरिंग किचन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसको ब्रीच कर रहा है वो। तो शेयरिंग किचन से जितने भी लोग खाना खाएंगे वो एक हाउस होल्ड के पार्ट होंगे। फैमिली जो है वो ब्लड रिलेशन पे बेस्ड होती है, सोशल रिलेशन पे बेस्ड होती है, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हाउस होल्ड एक यूनिट हो सकता है आपका, मतलब इंडिविजुअल हो सकता है, डिसीजन मेकिंग यूनिट हो सकता है। फर्म जो है वो उसको एज ए इंडिविजुअल कंसीडर कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका इंडिविजुअल हो सकता है। तो इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, आप, मैं, हाउस होल्ड, फर्म, ये सारी चीज़ें। तो ये डिसीजन मेकिंग सारी यूनिट है। रिसोर्सेज का मतलब क्या है? रिसोर्सेज का मतलब वे सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्दर बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। जैसे आपका लैंड पे आप फैक्ट्री डालो, प्रोडक्शन करो, लेबर जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में आपका इस्तेमाल होता है। कोई टूल्स वगैरह इस्तेमाल करके आप कोई सर्विस प्रोड्यूस कर सकते हो, आप मैकेनिक का काम कर सकते हो, या फिर कोई टूल्स करके आप किसी गुड्स को ही प्रोड्यूस कर सकते हो। मशीनरी, इससे भी आप, इसकी सहायता से जो आप अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। तो रिसोर्सेज वे होंगे, वे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो अनदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करेंगे। तो ये आपका गुड, सर्विस, इंडिविजुअल और रिसोर्स का डिफिनीशन हो गया। जानना जरूरी है ये सारे डिफिनीशन। अब देखते हैं कि रिसोर्स अलोकेशन का कॉन्टेक्स्ट जो है इस चैप्टर में क्या बताया गया है। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी जो एक सिंगल इंडिविजुअल है उसके पास सारे रिसोर्सेज जो उसको चाहिए होते हैं वो नहीं होते, मतलब उसके नीड्स एंड, जैसे आप हो गए एक स्टूडेंट के रूप में, या कोई फार्मर हो गया सपोज, तो इस फार्मर के पास अपना ग्रेन होगा, फूड ग्रेन्स होगा जो उगाएगा वो वहाँ पे अपने लैंड पे, उसके बाद उसकी अपनी लैंड होगी, ये होगा। लेकिन क्या उसके पास कपड़े होंगे? क्या उसके पास और कोई चीज़ होगी? नहीं होगी। यानी कि जो भी, जबकि उसको कपड़े चाहिए, तो जो भी उस फार्मर के नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है वे सारी चीज़ें उसके पास है नहीं है। तो इसी तरीके से किसी भी सिंगल इंडिविजुअल के पास जो भी रिसोर्स उसको चाहिए होते हैं उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो कि बहुत एक्सटेंसिव होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, फिर गाड़ी चाहिए, फिर आपको घर चाहिए, फिर मतलब मकान में घर आ गया, फिर आपको अगर गाड़ी भी है तो फिर दूसरी गाड़ी चाहिए आपको, चलो क्रेटा नहीं चाहिए, आपको पोर्शे चाहिए, फिर आपको मर्सिडीज चाहिए, फिर आपको फेरारी चाहिए। एक्सटेंसिव है, लोगों की ज़रूरतें कितनी अनलिमिटेड है बिल्कुल। लेकिन क्या है कि लोगों की ज़रूरतें तो अनलिमिटेड है, एक्सटेंसिव है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, वो है आपके लिमिटेड। तो ये कोई भी इंडिविजुअल, बहुत सारी उसकी ज़रूरतें होती हैं, लेकिन उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं। जिसके कारण से, मतलब लिमिटेड होते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि अभी क्या है ना कि देखो, आपको कुछ चाहिए तो बदले में कुछ एक्सचेंज करोगे आप अपने। जैसे ये फार्मर था, तो इस फार्मर को अब वो सपोज करो कि कपड़े चाहिए, ठीक है ना, या फिर कोई बाइक चाहिए, तो इसके पास, खुद के पास क्या है, इसके पास फूड ग्रेन्स है, तो ये फसल उगा करके फूड ग्रेन्स क्या करेगा, मार्केट में जा करके बेचेगा। जो इसके पास पैसे आएंगे उस पैसे से फिर क्या करेगा, ये जा करके टेक्सटाइल, यानी कि वो अपने लिए कपड़े खरीदेगा, क्लोथ्स खरीदेगा, और बाइक खरीद सकता है ये। तो जो भी आपको चाहिए होंगे वो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और उस प्रोड्यूस को मतलब कि कुछ भी आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा इकोनॉमी में। जैसे फार्मर ने क्या किया, फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया, और उस प्रोड्यूस को जाकर के आप क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे किस चीज़ के साथ, जो आपको चाहिए होगा इकोनॉमी में। जैसे इसको बाइक चाहिए था, क्लोथ चाहिए था, तो इसने अपने फूड ग्रेन्स को बेच करके उसके बदले जो पैसे मिले इसको, उससे एक्सचेंज किया किस चीज़ से, आपके बाइक एंड क्लोथ से। तो इसी तरीके से कहा, इस चैप्टर का सिंपल यही कहना है कि लोगों की जो ज़रूरतें होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उनके पास रिसोर्सेस होते हैं जिसको वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, जो उनको चाहिए होता है, जो उनकी नीड्स होती हैं उसके साथ। स्टोरी का देखो, कुछ स्टोरीज दी गई है एग्जाम्पल के रूप में, उसको समझ लेते हैं। ये जो एक्सचेंजेज होती है प्रोडक्शन के साथ और आपको जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं उसके साथ। जैसे कोई फैमिली फार्म है, फार्मर का एग्जाम्पल कि एक कोई फार्म है, उसके पास लैंड होगी, उसके पास फूड ग्रेन्स होगा, बुलक्स होंगे आपके पास, उसके पास फार्मर के पास फैमिली लेबर होगा, फैमिली मिलकर के जो काम करती होगी उसको फैमिली लेबर बोलेंगे। और इसकी सहायता से जो है वो अपना प्रोड्यूस करते होंगे क्या, कॉर्न, मक्का उगाते होंगे, कुछ कंज्यूम कर लेते होंगे, और जो बच जाता होगा
उसको क्या करते होंगे, ये एक्सचेंज करते होंगे बाकी चीज़ों के लिए। जैसे क्लॉथिंग इनको इसको चाहिए, जैसे एग्जांपल दिया बाइक का या क्लोथिंग का, तो क्लोथिंग के लिए फिर मार्केट में इसको एक्सचेंज कर लेंगे, किसको, फूड ग्रेन्स को, यानी कि ये कॉर्न को। फिर आपका हाउसिंग चाहिए होगा, कोई घर बनाना हो, रिनोवेट करवाना हो, तो उससे पैसे जो आएंगे वो इससे कर लेगा। तो यानी कि एक चीज़ इसने उगाई और उसको एक्सचेंज किया जो बाकी चीज़ चाहिए थी उसके लिए। बीवर का एग्जाम्पल ये है कि बीवर क्या करता है, कपड़ा बुनता है, क्लॉथ बुनता है ये। तो ये क्या करेगा कि ये यार्न और कॉटन से क्या करता है, क्लॉथ बनाता है, प्रोड्यूस करता है। तो प्रोड्यूस इसने क्या किया, क्लॉथ प्रोड्यूस किया। लेकिन इसको बाकी और ज़रूरतें भी तो है। सपोज इसको ही बाइक चाहिए, इसको फूड चाहिए, इसको एक सपोज कॉर्न चाहिए, तो कॉर्न कहाँ मिलेगा, इसको मार्केट में मिलेगा। तो मार्केट में कॉर्न खरीदने के लिए इसके पास पैसे होने चाहिए, और पैसे कहाँ से आएंगे, ये जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको बेच करके इसके पास पैसे आएंगे। तो अपने प्रोड्यूस को यानी कि क्लॉथ को क्या करेगा, ये मार्केट में जाकर के उससे एक्सचेंज करेगा, मनी लाएगा, और वो क्या करेगा, अपनी बाकी जो नेसेसिटीज़ हैं, बाकी जो नीड्स एंड वांट्स हैं, उसको सेटिस्फाई करेगा। टीचर्स देख लो, टीचर्स क्या है, उसके पास एजुकेशनल स्किल्स होती है, तो उस स्किल को यूज करके, ये जो स्किल वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस स्किल को यूज करके ये मनी को अर्न करता है। जैसे मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, हालांकि इसके बदले में मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, बट सपोज आपसे एक फीस लेता, तो उस फीस के बदले मैं अपनी बाकी ज़रूरतें जो है पूरी कर सकता था, अपने बिल्स पे कर सकता था, ठीक है, अपने लिए खाना खरीद सकता था। तो इसी तरीके से आपको ये टीचर जो है वो करता है। और ये विच देन यूज टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब वही जो मनी है इसके पास अर्न करेगा, उससे वो बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। कोई लेबरर है, तो लेबरर के पास क्या है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज है, हाँ सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है अपने लेबर के थ्रू, यानी उसके पास सिर्फ अपना लेबर है, कोई गुड्स नहीं है उसके पास। तो जो उसकी बॉडी है, उसमें जो उसकी ताकत है, उसके हिसाब से जो वो लेबर कर सकता है, जो अपने नॉलेज के हिसाब से वो लेबर कर सकता है, उसके बदले उसको पैसे मिलते हैं, और वो मतलब अपनी लेबर को सेल करके वो पैसे कमा सकता है, और फिर अपनी ज़रूरतें जो है वो नीड्स जो है वो पूरी कर सकता है। तो ये कुछ एग्जांपल है कि कैसे लोग जो प्रोड्यूस कर सकते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसको एक्सचेंज करके मार्केट में जाकर के अपनी ज़रूरतों को जो है वो, और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं, ज़रूरत हैं, उसको पूरी करता है ये। अब दो चीज़ों की यहाँ पे बात करेंगे, एक स्कैरसिटी की, और फिर उसके बाद दूसरा है कि चॉइसेस की। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी क्या होगी, देखो वही है चीज़ कि आपके पास हर चीज़ नहीं है, बिकॉज पीपल हैव लिमिटेड रिसोर्सेस कंपेयर टू उसकी नीड्स जो होंगी उसके हिसाब से। अब फार्मर के पास सिर्फ फूड ग्रेन्स है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है, उसको आपका हाउस भी चाहिए, उसको आपका क्लोथिंग भी चाहिए, उसको आपका एंटरटेनमेंट वगैरह भी चाहिए, उसको बाकी सारी ट्रैक्टर भी चाहिए, उसको आपका ये फार्मर के लिए फर्टिलाइजर वगैरह ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इसकी जो नीड्स हैं, ह्यूमन नीड्स हैं, वो क्या है, अनलिमिटेड है, जबकि जो रिसोर्सेस है वो काफ़ी लिमिटेड है उसके कंपैरिजन में। तो इस रीजन से हर इंडिविजुअल एक प्रॉब्लम फेस करता है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्या इनके रिसोर्सेज क्या है, स्कैर्स हैं, तो इसी चीज़ को प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी का जो है वो नाम दिया गया है। लिमिटेशंस क्या है कि द अमाउंट ऑफ गुड अ पर्सन कैन प्रोड्यूस, जो एक पर्सन जो है जिस अमाउंट ऑफ गुड को प्रोड्यूस कर सकता है वो क्या होती है, वो भी लिमिटेड होती है, क्योंकि जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, मैंने अभी आपको रिसोर्सेज का डिफिनेशन बताया था ना कि रिसोर्सेज क्या होती हैं, रिसोर्सेज वे गुड्स एंड सर्विसेज होती है जिसका इस्तेमाल हम किसी फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होगी, जैसे फार्मर के सेंस में उसका रिसोर्स क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट आपका लैंड होगा। तो लैंड क्या है, लैंड एक स्कार्स कमोडिटी है। लैंड क्या है, लिमिटेड नहीं है ना, उसके पास मान लो 10 एकड़ की लैंड होगी, तो ये एक प्रॉब्लम हो गई ना कि वो अगर उसके पास 100 एकड़ होता तो वो उससे ज़्यादा उगा सकता था, उसकी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता था। हालांकि उसकी ज़रूरतें तो ये 100 एकड़ भी पूरी ना करे, ज़रूरतें इंसान की बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब उसके पास सिर्फ 10 एकड़ का लैंड है, तो रिसोर्स कहने का मतलब स्कार्स है। तो इससे जो वो प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस भी क्या होगा, लिमिटेड होगा। समझ रहे हो, जो अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा वो एक पर्सन जो कर सकता है वो भी लिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि जो रिसोर्सेस उसके पास है वो एक्चुअली वो ऑलरेडी लिमिटेड है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड तो प्रोड्यूस भी उससे लिमिटेड। अब क्या होगा कि बिकॉज ये रिसोर्सेज क्या है, स्कार्स हैं, आपका प्रोडक्शन लिमिटेड होगा इससे, तो इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा, वो मजबूर होगा एक चॉइस मेक करने के लिए कि उसको ये चाहिए या ये चाहिए, ठीक है। ये क्या करना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक गुड्स और सर्विसेज को अक्वायर करने के लिए उसके सामने बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज होगी उसको कुछ अमाउंट को गिव अप करना पड़ेगा। समझाता हूं मैं आपको। जैसे इस फार्मर के पास क्या है कि कॉर्न है, कॉर्न उगा रहा है फार्मर।
अब इसने क्या किया, कॉर्न अपना कॉर्न जो है वो मार्केट में सेल किया, इसको मिले 10,000 रुपीज। इसको थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, चलो क्लटरी है ये बहुत ज़्यादा। तो फार्मर को मिले आपको 10,000 रुपीज उसको सेल करके। अब इस 10,000 में क्या है कि उसका मन बहुत सारी चीज़ों पे जा रहा है, उसको लग रहा है कि ये क्लॉथ भी खरीद ले। अब क्लॉथ की प्राइस कितनी है, 5,000 रुपये सपोज करो, या क्लॉथ की प्राइस है 10,000 रुपये, थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं 10,000 रुपये। और उसके बाद ये टीवी भी खरीदना चाह रहा है, इस टीवी की प्राइस है आपका 10,000 रुपये, ये भी मान लो, सपोज करो, मानने में क्या हर्ज है। अब क्या है ना कि फार्मर या तो कपड़े खरीद ले या तो टीवी खरीद ले। अब चूंकि इसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, इसके पास लिमिटेड जो अमाउंट ऑफ मनी है, रिसोर्सेज तो थोड़ा डिफरेंट हो गया, चलो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही है, तो उस रिसोर्सेज का यूज करके इसने जो प्रोड्यूस किया वो क्या है, उस प्रोड्यूस के बदले जो इसके पास आया मनी वो इसके पास लिमिटेड है। अब इस अस्कार्स या अस्कारसिटी, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ अस्कारसिटी क्रिएट होगी क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। तो इसके कारण क्या होगा कि अब इसको चॉइसेस बिल्ड करनी पड़ेगी, इसकी बहुत सारी ज़रूरतें होगी, उस ज़रूरत में उसको एक ऑप्शन चूज करना होगा कि वो किसके साथ जाएगा, या तो वो कपड़े खरीद ले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, या तो टीवी खरीद ले। अगर वो कपड़े खरीदता है तो फिर वो टीवी नहीं खरीद पाएगा, अगर वो टीवी खरीदता है तो फिर उसके सारे पैसे चले जाएंगे, वो कपड़ा नहीं खरीद पाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि टू अक्वायर मोर ऑफ वन गुड या सर्विसेज वन मस्ट गिव अप सम अमाउंट ऑफ अनदर। इस सेंस में आपका जैसे कपड़ा अगर कम का होता है, मतलब आप समझ गए होगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये चैप्टर आपको क्या समझाना चाह रहा है। जैसे यहां पे एग्जांपल भी दे रहा है, देखो कि अगर कोई फैमिली एक लार्जर हाउस जो है वो खरीदना चाह रही है तो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना एरेबल लैंड खरीदने का आइडिया। उसके पास जो पैसे हैं उससे या तो वो बड़ा घर खरीद ले, किसान, जैसे किसान ने, कोई बड़ा किसान है, उसने बहुत सारी अपनी फसलें बेच दी तो उससे पैसा आए। अब उसका मन कर रहा है कि मैं ज़्यादा ज़मीनें खरीद लूं या फिर एक बड़ा सा घर खरीद लूं अपनी फैमिली के लिए, तो कोई एक चीज़ आपको खरीदनी पड़ेगी। अगर आप बड़ा घर खरीदते हो तो ये ज़मीन खरीदने का आइडिया आपको हटाना पड़ेगा, अगर आप ये ज़मीन खरीदते हो जा करके तो आपको घर खरीदने का आइडिया जो है वो हटाना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, अगर कोई बेटर एजुकेशन चाहता है तो उसको जो है वो लग्जरी जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे अगर कम किसी के पास पैसे, अगर आप अंबानी हो तो अलग बात है, लेकिन आप नॉर्मल मिडिल क्लास के आदमी हो तो आपको पैसे चाहिए एजुकेशन पे खर्च करने के लिए, तो फिर आप अभी टीवी नहीं खरीदोगे, आप अभी एसी नहीं लगाओगे, क्योंकि इसका पैसा आप एजुकेशन पे लगा दोगे। तो ये आपका चॉइसेस आपको मेक करनी पड़ेगी, और चॉइसेस की कंडीशन कहाँ क्रिएट होगी, जब प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्रिएट होगा। तो ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब सोसाइटल रिसोर्स एलोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो देखो प्रिंसिपल हमने इंडिविजुअल पे अप्लाई किया, उस फार्मर पे अप्लाई किया, वही जो है वो सोसाइटी पे भी अप्लाई होगा। सोसाइटी क्या है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल आकर के मिलते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उसको सोसाइटी बोलते हैं। बहुत सारे फार्मर एक गाँव में रहेंगे तो वो सोसाइटी बन जाएगी एक। गेटिंग माई पॉइंट। तो सोसाइटी क्या है, इंडिविजुअल का ही एक ग्रुप है, और चूंकि जो प्रॉब्लम इंडिविजुअल के साथ आ रही है, जो प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी थी, और उसके कारण उसको चॉइसेस मेक करने पड़े थे, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ रही थी, उसी तरीके से ये प्रॉब्लम सोसाइटी के साथ भी आएगी। तो वही कहा जा रहा है आगे कि जस्ट इंडिविजुअल के साथ चूंकि रिसोर्सेज जब जैसे स्कार्स होते हैं, सोसाइटी के पास भी जो है रिसोर्सेज, जो सोसाइटल रिसोर्सेज होंगे वे भी स्कार्स होंगे। रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू जो पीपल्स के कलेक्टिव डिजायर हैं, उसका जो लोगों की डिजायर्स हैं उसके रिलेशन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसका जो रिसोर्स होगा वो उसके मुकाबले कम होगा। ये यूजुअली ऐसा ही होता है, चाहे वो सोसाइटल लेवल पे हो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो। इसमें एक कॉन्सेप्ट फिर जन्म लेगा, वो है आपका कंपैटिबिलिटी का। इसमें क्या है कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन पीपल इन सोसाइटी वांट्स, मतलब कि जो सोसाइटी में लोग चाह रहे हैं और जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बीच क्या होना चाहिए, एक बैलेंस जो है वो क्रिएट होना चाहिए। अगर ये बैलेंस मिसमैच होगा तो फिर क्या होगा कि फिर रीएलोकेशन करना पड़ेगा आपको रिसोर्सेज का। समझो पहले इसको, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये पहले कंपैटिबिलिटी को समझो। सपोज करो कि एक सोसाइटी है जहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं, एक गाँव है 100 लोग वहाँ पे रहते हैं, तो सबको कॉर्न चाहिए, कॉर्न प्रोड्यूस किया जा रहा है फार्मर के द्वारा। तो अगर 100 लोग रह रहे हैं, सबको 1-1 केजी कॉर्न चाहिए, तो टोटल कितना कॉर्न चाहिए सबको? 100 लोग हैं, 1 केजी सबको चाहिए, 1 केजी, तो 100 केजी चाहिए। यही सिनारियो है ना। तो अगर 100 केजी ऑफ कॉर्न
चाहिए लोगों को और 100 kg ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस भी हो रहा है, तो ये जो कंडीशन है हम बोलेंगे कि कंडीशन कंपैटिबल है, ये बैलेंस कंडीशन है। ठीक है, यानी कि जितनी टोटल डिमांड है उतना टोटल कंजप्शन भी वहां पे हो रहा है, और इस हिसाब से इस सिस्टम को हम लोग, इस इकोनॉमिक सिस्टम को कंपैटिबल इकोनॉमिक सिस्टम बोलेंगे कि चलो जितनी डिमांड थी उतनी पूरी होगी, जितने वांट्स थे लोगों के उतना जो है वो आपका प्रोड्यूस हो गया। अब क्या है कि अगर इसमें थोड़ा सा मिसमैच हुआ कि 100 केजी की डिमांड थी और 100 केजी का प्रोडक्शन नहीं है, इसमें से या तो ज़्यादा या तो कम हो, मिसमैच हो, तो हमको क्या करने पड़ेंगे, सोसाइटी को रिसोर्सेज को वापस एलोकेट करना पड़ेगा, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, कुछ रिसोर्सेज को इधर और कुछ रिसोर्सेज को उधर। कैसे इसमें होगा ये आपका डिफरेंस समझो, मिसमैच। अगर सपोज करो कि 100 केजी चाहिए, अभी तो ये फिक्स रखते हैं इसको क्योंकि लोग खाना तो कम नहीं करेंगे, लेकिन अब जो प्रोडक्शन है वो इसके सामने कितना हो जाए, सिर्फ 30 केजी, या फिर सर 30 बहुत कम हो जाएगा, 70 रख लेते हैं हम लोग। 70 केजी जो है प्रोडक्शन हो रहा है किसका, कॉर्न का। चाहिए कितना, 100 केजी, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, 70 केजी। तो अब 30 केजी का मिसमैच आ गया, ये 30 केजी हमको वापस से प्रोड्यूस करना है ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो पाएगी। तो क्या करना पड़ेगा कि जब डिमांड जो है वो एक्सीड कर जाए प्रोडक्शन से, तो बाकी जो रिसोर्सेस होंगे हमें जैसे एक्स्ट्रा हो सकता है, जैसे अगर लैंड फिक्स है, 10 एकड़ ऑफ लैंड ही यहाँ पे है, तो लैंड को खींच करके तो बढ़ा नहीं सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। इसको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और बहुत सारा लेबर इस पे ला करके लगाएंगे, बहुत सारा फर्टिलाइजर लेके आएंगे, और इसको कोशिश करेंगे बहुत कुछ मशीनरी वगैरह एक्स्ट्रा लगाएंगे ताकि इसका प्रोडक्शन 70 केजी से बढ़कर कितना हो जाए, 100 केजी हो जाए। यानी कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज थी उसको रीएलोकेट करेंगे। ठीक है, जो हमने बाकी जगह लगा रखी होगी, हो सकता है कि लेबर्स को लगा रखा होगा किसी और चीज़ को प्रोड्यूस करने में, उस लेबर को लाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें चाहिए क्या, पहले कॉर्न चाहिए, पहले खाना चाहिए, तो उसको ला करके पहले कॉर्न को प्रोड्यूस करने में उस रिसोर्स को शिफ्ट करेंगे, जो लेबर रिसोर्स था, कुछ मशीनरी जो थी उसको यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों ये आपका जब डिमांड एक्सीड कर जाए किससे, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन आपका सिर्फ आपका 70 था यहाँ पे और डिमांड आपका 100 था। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि उल्टा हो जाए, एक मिनट, हाँ, अगर मान लो कि 100 केजी चाहिए, अब कॉर्न का प्रोडक्शन 200 केजी है, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो एक्सीड कर गया किसको, डिमांड को। डिमांड कितनी थी, 100 केजी, अब कॉर्न का प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं, 200 केजी, तो हमको 100 ही चाहिए ना, 200 प्रोड्यूस करके क्या करेंगे, तो इसमें जो एक्स्ट्रा लेबर वगैरह लगे होंगे, एक्स्ट्रा जो जमीन, जैसे अब 10 एकड़ यूज हो रहा होगा, 10 एकड़ में हमने 200 केजी प्रोड्यूस कर दिया, तो हम क्या करेंगे कि अब 5 एकड़ यूज करेंगे, 5 एकड़ पे कुछ और प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। सपोज हमें पल्सेस भी चाहिए होंगे, सपोज हमें वीट चाहिए होगा, तो वीट वहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। यानी कि जब प्रोडक्शन इसकी एक्सीड कर जाएगा डिमांड को, तो फिर से रिसोर्सेज को क्या करेगा, किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा, मूव किया जाएगा टू प्रोड्यूस अदर हाई डिमांड गुड्स, जो बाकी गुड्स जो डिमांड में होगी उनको प्रोड्यूस करने पे जो है वो फोकस किया जाएगा। तो इस तरह से जब आपकी कंपैटिबिलिटी टूटती है, कंपैटिबिलिटी का मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं और जो नीड है वो आपका सब समझा दिया मैंने आपको कि जो नीड और रिसोर्सेस है वो एक जैसी है तो कंपैटिबल बोलेंगे। ये जब मिसबैलेंस होता है, इसमें मिसमैच होता है, तो फिर ये आपका रीएलोकेशन का कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। समझा आपने क्या था? थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है इसलिए कि जो लोग नहीं समझ पाते हैं, कुछ लोगों को कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है, तो क्योंकि अब कुछ लोग बेसिक वाले हैं, कुछ लोग थोड़ा सा एडवांस वाले हैं, कुछ लोग मिड में हैं, तो आप लोग मैनेज करके चलना थोड़ा सा, ठीक है? सबको समझना यहाँ पे ज़रूरी है। अब देखो कि दो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के, किसी भी सोसाइटी के दो बेसिक इशूज होते हैं, दो बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। पहला है आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम। क्या है इसको? पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को समझो कि सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो ये स्कार्स रिसोर्सेस है उसको कैसे डिप्लॉय किया जाए, कैसे उसको अलोकेट किया जाए। जो जैसे लैंड है तो ये 10 एकड़ ऑफ लैंड थी वहाँ पे उस गांव में, अब 10 एकड़ तो नहीं होती है बट हम लोग सपोज कर रहे हैं, तो इस 10 एकड़ ऑफ लैंड को, ये रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, या फिर अब 10 लोग हैं काम करने के लिए, लेबर रिसोर्स है, या 100 लोग काम करने के लिए हैं, तो ये भी एक स्कार्स आपका रिसोर्स हो गया। मशीन आपके पास मान लो कि 2 ट्रैक्टर्स ही है सिर्फ गांव में, तो ये भी आपका एक स्कार्स रिसोर्स हो गया। तो अब चूंकि इसकी कमी है हमारे पास, ये लिमिटेड मात्रा में है, तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, हमको वाइजली क्या करना पड़ेगा, डिप्लॉय करना पड़ेगा अमंग द डिफरेंट प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज एंड आपका गुड्स।
जो गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें हमको देखना पड़ेगा कि कितना लेबर हम लोग किसके प्रोडक्शन में लगाएं, कितनी ज़मीन हम लोग किसके प्रोडक्शन में लगाएं। यानी कि दिस मीन्स डिटरमाइन हाउ मच ऑफ विच रिसोर्स इज डिवोटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ ईच गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि कितना रिसोर्स कहाँ पे प्रोडक्शन के लिए, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए कहाँ कितना लगाना है। और दूसरा है कि अगर एक बारी आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर ली, एक बारी आपने कॉर्न को प्रोड्यूस कर लिया, एक बारी आपने कोई और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर ली, तो इस सोसाइटी को ये निर्धारित करना पड़ता है, ये डिसाइड करना पड़ता है कि इस प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे लोगों के बीच। उस गांव में 100 लोग रह रहे हैं और 100 केजी कॉर्न हमने प्रोड्यूस कर ली, तो क्या हम सबको 1-1 केजी बांट दें क्योंकि सबकी ज़रूरत 1-1 केजी है, या फिर जो ज़्यादा पैसे दे रहा है उसको ज़्यादा दे दे और जो नहीं पैसे दे पा रहा है उसको कॉर्न दे ही ना, वो उसको भूखा मरने दे। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम उन गुड्स एंड सर्विसेज को जिसको हमने प्रोड्यूस किया है, ये एक पहला प्रॉब्लम हो गया। फिर इसको प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए, जिसके अभी देखेंगे आगे जो हम लोग जो इकोनॉमिक सिस्टम इससे बनेगा उसमें और डिटेल में इसको देख लेंगे। यहाँ पे बस इतना समझ लो कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज का होगा, ये सोसाइटी फेस करती है इस चीज़ को डिसाइड करने में। ये दो मुख्य प्रॉब्लम। आगे जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की बात की जा रही है कि इकोनॉमी में जो है वो दो नहीं, यहाँ पे 3 प्रॉब्लम हो गए। देखो, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें होता है कि प्रोडक्शन आपका किया जाता है, फिर जो प्रोड्यूस आप करते हो उसको एक्सचेंज करते हो किस चीज़ के लिए कि पैसे मिलेंगे, बाकी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको आप खरीद सको। फिर है कुछ इसमें प्रोड्यूस करने के बाद कुछ आप इसको कंजप्शन करते हो, जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे कुछ खरीद करके उसका कंजप्शन करते हो। तो बेसिक जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो यही है, 3 आपका, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और कंजप्शन। ये जो 3 एक्टिविटी हैं ये किससे ड्राइव होती है? ये ड्राइव होती है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी से, जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट होती है। हमने देखा इस चीज को, इस चीज से सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है वो क्रिएट होती है। यहां पे 3 क्वेश्चन यहां पे उभर के आते हैं। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी की, जैसे हमने देखा सोसाइटी की 2 प्रॉब्लम है, एक रिसोर्स एलोकेशन का, एक डिस्ट्रीब्यूशन का। उसी तरीके से किसी भी इकोनॉमी की के पास 3 सेंट्रल क्वेश्चन होते हैं, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होते हैं। पहला कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड किस क्वांटिटी में इसको प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा है कि अगर डिसाइड हो गया कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, सपोज कॉर्न प्रोड्यूस किया जाएगा, उसी का एग्जांपल बार बार लेते हैं, समझ में अच्छे से आएगा। तो हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, कि कॉर्न प्रोड्यूस किया जाए। अब इस कॉर्न को जो है वो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा, कितना इस पे लेबर डालेंगे, इसको मशीनों के द्वारा यूज़ किया जाएगा या ज़्यादा लेबर के द्वारा यूज़ किया जाएगा, कितना इसमें ज़मीन जो है वो यूज़ करेंगे हम लोग। तो हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद, उसके बाद एक बारी जो है हमने ये दोनों क्वेश्चन को डिसाइड कर लिया, तो उसके बाद किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, समझ लो। या फिर वही डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट बेसिकली है कि प्रोडक्शन के बाद किसको ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाए। एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का ही कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से ये है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी है। तो इसको अब एक एक करके देखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है। पहले अब इसको मिटाता हूँ, 1 मिनट दो आप मुझे बस। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एवरी सोसाइटी, हर सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, कौन सा गुड चाहिए। उसको फूड चाहिए या फिर उसको लग्जरी कार्स चाहिए, एग्रीकल्चर गुड्स चाहिए उसको या इंडस्ट्रियल गुड्स चाहिए, जो भी कंजप्शन के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। यानी कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको खाना चाहिए या आपको मतलब कि जो भी, मतलब आपको गाड़ी चलानी है, कार चलानी है, मतलब जो भी आप पहले डिसाइड कर लो कि क्या बनाना है। तो उसी तरीके से सोसाइटी भी क्या करती है, डिसाइड करती है कि चलो गरीब लोग ज़्यादा हैं। अभी जैसे इसी की यही 3 क्वेश्चन का जब आंसर मिलता है ना, तो बनता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम आपके 3 प्रकार के होते हैं, कैपिटलिस्ट, आपका सोशलिस्ट, हालांकि उसको यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी बोला गया है, और एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। हर इकोनॉमिक सिस्टम इसी 3 क्वेश्चन के बेस पे बनता है, उसका जवाब दे करके कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे लोगों को अगर जरूरत है हेल्थ सर्विसेज की, तो हेल्थ सर्विस को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। लोगों को फूड की ज़रूरत है तो फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा, लग्जरी कार को नहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। अब इस हाउ वाले क्वेश्चन में क्या है कि सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो उसको जैसे अब कॉर्न प्रोड्यूस करना है
एक विलेज में किसान के द्वारा, तो कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे? लैंड होनी चाहिए, आपका आपका आपके ट्रैक्टर चाहिए, आपके लेबर्स चाहिए, किसान का खुद का जो है वो टाइम चाहिए। तो ये इसके पास रिसोर्सेस होंगे जो कि लिमिटेड है। तो इसको किसान जो है वो डिसाइड करेगा कि इसके किस कॉम्बिनेशन को जो है वो यूज किया जाए इस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। ज़्यादा लेबर्स का यूज करें या ज़्यादा ट्रैक्टर्स का यूज करें, ज़्यादा लेबर इंटेंसिव जैसे यूज हम लोग डिसाइड करते हैं ना, इकोनॉमी में सरकार डिसाइड करती है कि ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाई जाए, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई जाए, या फिर मशीन मैकेनाइजेशन ज़्यादा किया जाए, तो उससे फिर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कैसे प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड होता है। उसके बाद अगर एक बार आपने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंसर्न है वो आपका फिर क्रिएट होगा कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, या फिर प्रोड्यूस करने के बाद किसके बीच इन गुड्स एंड सर्विसेज को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अमंग द इंडिविजुअल। मतलब कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको ज़्यादा मिलेगा, या फिर सबको जो है वो एक बेसिक कंजप्शन लेवल इस सबके लिए इंश्योर किया जाएगा कि नहीं सबको, जैसे कैपिटलिस्ट नहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होती है कि आपकी इनकम जो भी हो, आप चाहे बड़े आदमी हो चाहे छोटे आदमी हो, आपको सबको जो है वो रिसोर्सेज पे सबका समान हक होता है। तो यानी कि एक मिनिमम कंजप्शन लेवल डिसाइड कर दिया जाए सबके लिए, या फिर किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया जाए, है ना। तो ये डिसाइड किया जाता है किसमें, आपके थर्ड वाले क्वेश्चन में। जैसे अगर हेल्थ चाहिए या एजुकेशन चाहिए तो ये इसको फ्री में प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए पैसे लिए जाए, ये सारा जो क्वेश्चन है इसमें थर्ड वाले में जो है आपका आएगा। तो हर इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है, क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। चलो आगे बढ़ो। अब इसी में आगे एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ। ये स्कार्सिटी वाले कॉन्सेप्ट से ही जो है वो जनरेट होता है कि आपके पास जब रिसोर्सेस लिमिटेड होती है तो आपको देखनी पड़ती है कि क्या क्या जो है वो प्रोड्यूस करने की पॉसिबिलिटी है, और उसके लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो इसको समझने से पहले आप समझो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट क्या होता है, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या होता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट जो है वो कलेक्शन है किसका, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन का गुड्स और सर्विसेज जिसके थ्रू प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। किस कंडीशन में, जो कंडीशन आपका उस समय रिसोर्सेज का है, यानी कि जो गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्स और टेक्नोलॉजी आपके पास है उसमें किस तरीके से कितने मात्रा में कौन कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हो, वे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को कहा जाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। देखो समझो, जैसे अगर किसी किसान के पास 1 एकड़ का लैंड है या फिर 10 एकड़ का लैंड है, जो भी आपको मानना हो आप मान लो। चलो 10 एकड़ कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी उसकी बनी रहेगी। तो 10 एकड़ का लैंड है। अब उस 10 एकड़ के लैंड में किसान के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो कॉर्न उगा ले। अगर वो सिर्फ कॉर्न उगाता है इस 10 एकड़ के लैंड पे तो वो 4 यूनिट ऑफ कॉर्न उगा सकता है ना, 4 यूनिट ऑफ कॉर्न उगा सकता है। अगर वो कॉटन उगाता है तो सिर्फ कॉटन उगाए तो वो कितना उगा सकता है, 10 यूनिट का, मतलब 10 यूनिट का जो है वो कॉटन उगा सकता है। 10 यूनिट, इसको आप किलो मान लो, 1000 किलो मान लो, जो मानना है आप मान लो, बस यूनिट है ये। यूनिट को आप जिसमें भी कन्वर्ट करना आप कर लो। तो 10 एकड़ के लैंड पे जो कि प्रॉब्लम है इसके पास कि इसके पास रिसोर्सेस जो है वो कम है, लिमिटेड है, तो ये प्रॉब्लम इसके पास आ गई है कि अब वो कॉर्न है तो 4 यूनिट ही उग पाएगा अगर टोटल जमीन पे उगाएगा वो। तो अगर कॉटन वो टोटल जमीन पे उगाता है तो वो 10 यूनिट ही उगा पाएगा। या तो एक और बीच में इसका सेट बना सकता है कि हम थोड़ा थोड़ा दोनों उगा लेंगे। तो अगर इसका ज़्यादा मात्रा आप उगाओगे तो इसका बहुत कम मात्रा आपको उगाना पड़ेगा, अगर इसका ज़्यादा क्वांटिटी आप उगाओगे तो इस कॉर्न का आपको कम क्वांटिटी उगाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं, इसी से एक सेट बनता है कि इसको कितना उगाएंगे तो इसको ये कितना प्रोड्यूस होगा, ये कितना प्रोड्यूस करेंगे तो ये कितना प्रोड्यूस होगा। तो एक सेट बनेगा एक पॉसिबिलिटीज़ का, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। जैसे इसमें समझो, अगर वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन उगाता है उस लैंड पे, तो मैंने बोला आपको कि वो 10 यूनिट उगा पाएगा और कॉर्न यहाँ पे 0 हो जाएगा, कॉर्न बिल्कुल नहीं उगाएगा वो। अगर वो चाहता है कि 1 यूनिट वहाँ पे कॉर्न भी उगा ले तो वो यहाँ पे 9 यूनिट जो है वो आपका कॉटन उगा पाएगा। अगर वो चाहता है कि 2 यूनिट आपका कॉर्न उगाए तो यहाँ पे सिर्फ वो 7 यूनिट आपका कॉटन उगा पाएगा। नहीं, जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा ये वाला, वैसे वैसे ये डिक्रीज होगा। अपने हिसाब से आप यहाँ कुछ भी रख सकते हो। अगर वो चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कॉर्न ही उगाए तो यहाँ पे आप देखोगे कि कॉटन बिल्कुल कुछ भी नहीं उगा पाएगा ये।
है ना। तो इसी सेट को, ये जो पॉसिबिलिटीज का सेट बन रहा है, ए बी, ए पॉसिबिलिटीज में क्या है कि आपका 0 कॉर्न हो गया, आपका 10 जो है कॉटन हो गया, बी पॉसिबिलिटी सेट बना, सी बना, डी बना, ई बना। इस पॉसिबिलिटी सेट को बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। और इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा किसके द्वारा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के द्वारा। फ्रंटियर को समझ लो आप पहले। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये जो आप देख रहे हो। इसको मैं रेड कर लूं, 1 मिनट। ये जो आप ये कर्व देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट। चलो अब इसको येलो कर लेता हूं मैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है कि एक कर्व है जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन लेवल ऑफ वन गुड्स फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ अनदर व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली यूटिलाइज। जब हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्स इस्तेमाल मतलब कि अवेलेबल होती है, उसको हम अगर फुल्ली यूटिलाइज करें तो किस एक अमाउंट ऑफ गुड को प्रोड्यूस करेंगे दूसरे अमाउंट ऑफ गुड्स को गिव अप करते हुए। ये कर्व दिखाता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाता है किसी एक गुड्स का फॉर किसका? सामने की जो अनदर गुड्स है उसके रिस्पेक्ट में। जो हमने देखा कि हमने इतना कॉर्न प्रोड्यूस किया तो कॉटन जो है उसके रेस्पेक्ट में आपका घट जाएगा, इतना कॉटन प्रोड्यूस किया तो उसके रेस्पेक्ट में कॉर्न घट जाएगा। ये एक किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे कि जैसे कोई भी इसमें एक पॉइंट ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, जो भी आप पॉइंट देख रहे हो, ये देखा था ना ए बी सी पॉइंट। यही ए बी सी पॉइंट को आपका रिप्रेजेंट कर दिया गया है ग्राफ पे। इसमें आपका कर्व बने, जो भी कर्व इस पे कर्व पे आप देख रहे हो, ये सारे पॉइंट वो क्या करता है? इंडिकेट करता है दैट रिसोर्सेस आर अंडर एम्प्लॉयड और यूज्ड वेस्टफुली। अच्छा, ये भी बताता है कि जो रिसोर्सेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है, मतलब कि वो कम हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इफिशिएंटली नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको वेस्ट कर रहे हैं हम रिसोर्सेस को। ठीक है, ये चीज़ें भी बताता है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में यही है कि जैसे आपने क्या किया ना कि एक चीज़ आपने उगाई, अगर आपको 10 यूनिट सिर्फ कॉटन आपने उगा लिया तो आप 0 यूनिट ऑफ क्या करोगे? कॉर्न उगाओगे। तो आपने इसके लिए, या फिर आपने अगर 1 यूनिट ऑफ कॉर्न उगाया तो आपने 9 यूनिट ऑफ ही आप जो सिर्फ कॉटन उगा पाओगे। तो 9 यूनिट कॉटन उगाने के लिए आपने बाकी सारे मतलब 3 यूनिट कॉर्न जो है वो छोड़ दिए, उसकी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो ये जो कॉस्ट आपको पड़ेगा, यानी कि आपने जो अपॉर्चुनिटी छोड़ी है, एक गुड आपको ज़्यादा करने के लिए दूसरा गुड्स आपको कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसी कॉस्ट को बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी दूसरे की अपॉर्चुनिटी आपने गंवा दी। यानी कि हमारे पास चूंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, और अगर आपको ज़्यादा गुड्स चाहिए तो आपको अदर गुड्स को क्या करना पड़ेगा? फोरगो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। इस चीज़ को जानते हैं हम लोग किस नाम से? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के नाम से, या फिर इकोनॉमिक कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। ये कि होता है हमेशा एक एडिशनल यूनिट ऑफ गुड के लिए आपको अनदर जो एडिशनल ऑफ गुड्स जो है वो आपको छोड़ना पड़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर जगह ये आपको इकोनॉमिक्स पे देखने को मिलेगा, याद रखना आप। अब है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस किया था कि हर इकोनॉमी का 3 सेंट्रल क्वेश्चन होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इसी के बेस पे बनता है आपका क्या? हम इकोनॉमिक सिस्टम का डिवीजन करते हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर एड्रेस थ्रू 2 मेन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग नाम से जानते हैं। पहला सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट इकोनॉमी, और दूसरा है आपका मार्केट इकोनॉमी, इसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। एक एक करके समझते हैं। सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में देखो क्या होता है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट ही होती है बेसिकली वो, तो वो सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी को प्लान करती है। क्या एक्टिविटी होगी? वही कि क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। वो देखेगी कि लोगों को क्या चाहिए। अगर लोगों को फूड चाहिए ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादातर गरीब हैं लोग और वो हंगर से मर रहे हैं, तो सरकार डिसाइड करेगी कि चलो फूड को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, फूड ग्रेन को। जैसे इंडिया में 60s के डिकेड में चूँकि हमारे पास फूड ग्रेन्स की कमी थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फूड ग्रेन के प्रोडक्शन पे आपका जो ध्यान दिया और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लाया गया, है ना।
तो गवर्नमेंट एक बार डिसाइड कर लिया कि चलो फूड प्रोड्यूस करना है, तो फिर डिसाइड करेगी कि चलो फूड कैसे प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए जैसे H/V सीड लाया गया, टेक्नोलॉजीज क्या उसके लिए इस्तेमाल की गई, फर्टिलाइजर किस तरह के इस्तेमाल किए गए, तो ये हाउ टू प्रोड्यूस में आएगा। ये भी कौन डिसाइड करेगा, ये भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितना लैंड किसके प्रोडक्शन के लिए आपका यूज़ किया जाए, पल्सेस को कितना प्रोड्यूस किया जाए, वीट को कितना प्रोड्यूस किया जाए, राइस को कितना प्रोड्यूस किया जाए। उसके बाद एक बारी जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, आपका इकोनॉमिक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए कि किसके पास ज़्यादा पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, या सबको एक समान मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सेंट्रल प्लान इकोनॉमी में चूंकि गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा वेलफेयर के मोटिव से सोचती है। तो जब भी वेलफेयर के मोटिव से गवर्नमेंट सोचेगी तो कभी भी यहाँ पे आपका इकोनॉमिक लेवल बीच में नहीं आएगा, सबको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि ये जो अथॉरिटी है वो डिसीजन लेती है किसके रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, और जब प्रोडक्शन हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग। इसके पास सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट के पास प्लान्ड इकोनॉमी में बहुत सारे वेरियस गोल होते हैं सोसाइटी को लेकर के, जैसे आपका जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करवाना, हेल्थ सर्विसेज हो गया, एजुकेशन की सर्विसेज हो गई, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हॉस्पिटल्स बनवाती है, एजुकेशन के लिए आपका गवर्नमेंट आपका स्कूल्स खुलवाती है। तो ये करने के लिए ताकि सबके बीच जो है वो इक्विटल, जो मतलब कि एक इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके सारे रिसोर्सेज को, और सब लोग जो है वो सर्वाइव कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम कैपेसिटी और परचेजिंग कैपेसिटी। ये आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी आप समझो, यही सोशलिस्ट इकोनॉमी है। दूसरा है आपका मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी में लगा ही कॉन्सेप्ट है मार्केट। तो मार्केट का मतलब क्या है कि जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं उस स्पेस को क्या बोलते हैं, मार्केट। चाहे वो फिजिकल स्पेस में हो, किसी जगह पे हो, चाहे वो वर्चुअल स्पेस में हो, जैसे अभी अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये वर्चुअल स्पेस में है। तो मार्केट क्या है कि एक इंस्टीट्यूशन है जहां पे जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वो फ्रीली एक्सचेंज करते हैं किसको, प्रोडक्ट्स को या फिर बाकी सारी चीज़ों को, जो म्यूचुअली एग्रीड आपका एग्रीमेंट होंगे, जो जिस यानी कि प्राइस जो बेसिकली होगा, जिस प्राइस पे दोनों म्यूचुअली एग्री हो जाएंगे कि चलो अगर 1 kg कॉर्न है तो उसको कितने रुपीज़ में बेचना है। अगर 20 रुपीज़ पे दोनों एग्री है तो 20 रुपीज़ में ये एक्सचेंज हो जाएगा। तो वही है कि ये जो मार्केट है वो ज़रूरी ये नहीं है कि फिजिकल मार्केट प्लेस ही हमेशा हो, जैसे बाजार, जैसे आपका जो हाट लगता है, आप किसी आपके आसपास कोई मार्केट होगा, आप वहाँ पे जाते हो, चीज़ें खरीदते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि फिजिकल ही हो। ये आपका अब इंटरनेट पे भी आ गया है, टेलीफोन पे भी एग्जिस्ट कर सकता है। आपने फ़ोन किया, आपने ऑर्डर कर लिया, आपको पहुँच गया, तो एक्सचेंज तो हुआ ना, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हुआ, लेकिन आप गए नहीं। इंटरनेट पे आप देखो, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट वाला जो एग्जाम्पल है, अब इंटरनेट पे हो रहा है, कोई फिजिकल मार्केट प्लेस का ज़रूरत नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कोऑर्डिनेशन होती है। देखो इसमें, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक और जो 3 जो सेंट्रल आंसर था उसका आपको इसमें दे देता हूँ कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। ये कौन डिसाइड करेगा, ये आपका गवर्नमेंट डिसाइड करेगी? नहीं, यहाँ पर डिसाइड होगा मार्केट फोर्सेस के द्वारा। मार्केट फोर्सेस में बेसिकली आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिकेटर जो है वो है प्राइस। अगर किसी भी गुड्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी। सिंपल इकोनॉमिक्स सेंस क्या बोलता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़, जैसे सपोज कॉर्न है, कॉर्न का ही बार बार एग्जांपल लेते, चलो मैं इसको पहले एक बार मिटाता हूँ, मिटाने दो। हाँ, तो 3 क्वेश्चन थे हमारे पास, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और होम मतलब डिस्ट्रीब्यूट उसको कैसे किया, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में इसका जो आंसर मार्केट इकोनॉमी में कैसे मिलेगा, जैसे प्लान्ड इकोनॉमी में सरकार देखेगी कि क्या जरूरत है लोगों की, वो प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस जो इंडिकेटर के रूप में काम करेगा। सपोज क्या है कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस कब इंक्रीज करती है, जब उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सपोज ये 20 रुपये kg अभी कॉर्न मिल रहा था, अभी कॉर्न की प्राइस बढ़ करके आपका 50 रुपीज़ पर kg हो जाए, ये सिग्नल देता है मार्केट को कि कॉर्न की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। क्योंकि प्राइस उसकी इंक्रीज हो रही है, तो जब प्राइस इंक्रीज होगी उसकी डिमांड इंक्रीज होने से, तो मार्केट में ये संदेश जाएगा, ये सिग्नल जाएगा कि टू प्रोड्यूस मोर कॉर्न। ठीक है, तो इकोनॉमी में ज़्यादा कॉर्न प्रोड्यूस होना शुरू होगा। ये नहीं दिखेगा कि किसकी ज़रूरतें हैं, वो सिर्फ प्राइस को देखेगा कि किसकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जिसकी प्राइसेस ज़्यादा इंक्रीज होगी उसको जो है यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाएगा। फिर यहाँ पे हाउ टू प्रोड्यूस में भी होगा कि ये मार्केट डिसाइड करेगा कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। जो टेक्नोलॉजी इफिशियंट होगी, जिसमें कम इकोनॉमिक कॉस्ट लगेगा,
उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया जाएगा। अगर मान लो कि मैकेनाइजेशन से या मशीनों के इस्तेमाल से ज़्यादा बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन हो सकता है और ज़्यादा कम रेट पे प्रोडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे उसी को इस्तेमाल किया जाएगा। ये नहीं कि लेबर लगा दो, लोगों की बेरोजगारी दूर करो, ऐसा नहीं होगा। फिर कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो अगेन प्राइस ही यहाँ पे फैक्टर आएगा। अगर 50 रुपीज़ पे कॉर्न बिक रहा है तो जो 50 रुपीज़ पे करने के लायक होगा उसी को ये कॉर्न मिलेगा, उसी के साथ ही एक्सचेंज होगा इस मार्केट में। जो इस प्राइस को पे नहीं कर पाएगा उसके साथ यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी ज़रूरत है या नहीं, वो भूखा मर जाए, डजेंट मैटर। तो ये मार्केट इकोनॉमी इसको बोलते हैं। तो इसको वापस इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्राइस कोऑर्डिनेशन होती है कि कोऑर्डिनेशन अमंग मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल इज अचीव, पढ़ देता हूँ बस समझ में आ जाएगा, अचीव थ्रू प्राइस सिग्नल्स। प्राइस क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का जो गुड्स को इवेल्युएट करने का जो तरीका होता है उसको रिफ्लेक्ट करता है प्राइस। जैसे अगर किसी को ज़्यादा सोसाइटी एडमायर करती है, ज़्यादा डिमांड करती है, तो उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, जो मैंने आपको बताया। तो प्राइस ही यहाँ पे जो सिग्नल देता है कि किसकी कितनी वैल्यू है किस गुड्स की। इफ़ डिमांड राइजेज, जो तब प्राइस भी क्या होती है, राइज होती है। और ये सिग्नल करता है प्रोड्यूसर को कि आप क्या करो, इस पर्टिकुलर प्रोड्यूस को ज़्यादा, मतलब कि पर्टिकुलर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करो, ठीक है, अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो। हमने डिस्कस कर लिया, ये बस टेक्स्ट में है, पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे डजंट मैटर, जो मैं बता रहा हूँ बस उस पर फोकस करूँगा। पढ़ना बहुत आर्टिफिशियल की जैसा लगता है, समझाना इंपॉर्टेंट है यार। तो अब क्या है कि ट्रूली क्या कोई मार्केट है वैसा वर्ल्ड में जो ट्रूली आपका सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हो या फिर मार्केट इकोनॉमी हो? नहीं। ये रियलिटी में क्या है कि जितनी सारे इकोनॉमीज हैं आपके वर्ल्ड में वो सब मिक्स्ड इकोनॉमी है। कोई ट्रूली आपका सोशलिस्ट नहीं है, कोई ट्रूली आपका कैपिटलिस्ट नहीं है। हालांकि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया गया है, बट मैं आपको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए आपकी समझ को मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि ट्रूली कोई भी मार्केट, मतलब कोई प्लान्ड इकोनॉमी भी नहीं है ट्रूली, और कोई आपका ये मार्केट इकोनॉमी भी नहीं है, मिक्सचर है दोनों का। डिपेंड, बस इसमें वेरिएशन है कि किस में गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है किसी में बहुत ज़्यादा है और किसी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे यूएस में आप देखोगे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन काफ़ी मिनिमल है। यहाँ पे ज़्यादातर जो आपका जो मार्केट फोर्सेस पे चीज़ों को छोड़ दिया गया है, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया गया है। जिसकी डिमांड होगी लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे और उसको सप्लाई करेंगे, ठीक है। वहीं इंडिया में जब आप देखोगे तो शुरुआत में गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन किया, बहुत ज़्यादा दखल दिया। कब? 1991 तक गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें कर रही थी, फिर वो इंडस्ट्री भी लगा रही थी, फिर वो डिसाइड कर रही थी कि चलो हॉस्पिटल बनाने हैं, वो सारी चीज़ें करनी है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही थी। वो मार्केट जो फोर्सेस थे उसका रोल काफ़ी कम था यहाँ पे इंडिया में। लेकिन जब 1991 का रिफॉर्म आया, जब एलपीजी रिफॉर्म आया, जिसकी हमने बात की सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में 11th क्लास में बहुत डिटेल में, सब चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में बात की गई है इसकी। तो उसके बाद रिसेंट डिकेड में इंडिया ने क्या किया कि अपने ये जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन था हर चीज़ में मार्केट में, उसको काफ़ी कम किया। चाइना जो है वो काफ़ी क्लोज है किससे? प्लान्ड इकोनॉमी, जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है वो चाइना में आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली देखने को मिलता है। लेकिन ये भी जो है वो अब मिक्स हो गई है। 20th सेंचुरी में ये चाइना इस तरह का था जैसे सोवियत यूनियन था आपका, यूएसएसआर, वो आपका इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल था वो। लेकिन वो टूट गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो रसिया आज उस तरह से नहीं है। सब मैं बता रहा हूँ कि आपको सारी इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। बस जो आपका डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, इंटेंसिटी ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, वो क्या है, थोड़ा कम या फिर ज़्यादा है, डिफरेंट है। अब यहाँ पे 2 अप्रोचेस की बात की गई है इस चैप्टर में। तो इकोनॉमिक्स को समझने के बहुत सारे अप्रोचेस हैं। 2 अप्रोचेस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है और दूसरा है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। दोनों तरीके हैं अपने अपने समझने के लिए। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो है, देखो इसमें क्या लिखा है वो इसको छोड़ो, मैं समझा रहा हूँ आपको। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एनालिसिस बता रहा है कि जो इकोनॉमी में चीज़ें हो रही है उसका वाट फैक्टर जो है वो एक्सप्लेन करता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले ये बताता है। जैसे प्राइस राइज कर रही है, पेट्रोल की प्राइस राइज की, तो जाहिर सी बात है कि पेट्रोल की डिमांड इंक्रीज की होगी, है ना। तो ये बस इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ने से पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कॉर्न का डिमांड बढ़ने से, कॉर्न जो पहले 20 रुपये का था पर केजी, अब कॉर्न का डिमांड बढ़ने से 50 रुपीज़ पर केजी हो गया कॉर्न। इस फैक्टर को बस ये बता रहा है। लेकिन ये पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस है। लेकिन ये बता रहा है इसके बारे में, जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस होगा वो ये कहेगा कि ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है उसका क्या असर पड़ेगा, ये गुड है या फिर बैड है।
गेटिंग माई पॉइंट? ये सिर्फ व्हाट और हाउ बता रहा है कि प्राइसेस बढ़ी तो क्यों बढ़ी, डिमांड इंक्रीज हुआ तो बढ़ी, लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, नेगेटिव इंपैक्ट होगा, किस तरह से पीपल को अफेक्ट करेगा, क्या करना चाहिए, अगर गुड और बैड है तो ये सजेशन भी देगा, ये ओपिनियन भी देगा। कौन? आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। जैसे अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ी तो ये आपका इकोनॉमी के लिए सही नहीं होगा, इन्फ्लेशन आ सकता है। कॉर्न की प्राइस बढ़ी तो जो पुअर पीपल हैं उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो फिर हंगर की क्रिएशन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो ये सजेस्ट करेगा टू रिड्यूस द कॉर्न प्राइसेस, टू रिड्यूस द पेट्रोल प्राइसेस। ये सारी चीज़ों के बारे में बात, मतलब कि दोनों जो चीज़ है एक दूसरे से रिलेटेड है, पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस भी और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस भी, दोनों को सेपरेट, मतलब ये देखो क्लोजली रिलेटेड है। और किसी को भी अकेले अकेले जो है आइसोलेशन में आपका मतलब कि समझने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। सिंपल एक वर्ड में, फिर से एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस इकोनॉमी में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है उस चीज़ के बारे में बताता है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो ये बताता है कि इसका ये जो हो रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा और क्या किया जाना चाहिए, उसका ओपिनियन अपना देता है ये। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में यहाँ पे आपका बात किया गया है। तो इकोनॉमिक्स को जो है वो ब्रॉडली दो भागों में हम डिवाइड करते हैं पूरे इकोनॉमिक्स को, उसके दो ब्रांचेस करते हैं। पहला MICRO, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है जो स्मॉल हो, इसका लिटरल मीनिंग होता है स्मॉल। और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का लिटरल मीनिंग होता है ब्रॉड या फिर लार्ज। तो यानी कि ये स्मॉल होगा, ये स्मॉल चीज़ों को दिखेगा, ये लार्ज चीज़ों को देखेगा। तो फिर से टेक्स्ट पे नहीं जाना है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद टेक्स्ट आप रोक करके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है कि जो इसका यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे जो आपका बिहेवियर होता है जो इकोनॉमिक एजेंट का, जैसे आपका जो कंज्यूमर है और जो आपका प्रोड्यूसर है, वो किस तरह से इकोनॉमी में बिहेव करते हैं, उसका क्या इकोनॉमी पे असर पड़ता है, किस तरह से जो है आपका डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज होती है, वो आपका किस में बताया गया है, वो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई आप या मैं हूँ तो मेरी जो इनकम होगी, मेरी जो सैलरी होगी, उसके हिसाब से क्या होगा कि मैं कॉर्न खरीदूंगा ज़्यादा या कम, है ना। ये सारे जो कंज्यूमर होंगे वो जिस तरह से बिहेव करेंगे कॉर्न की कीमतों के प्रति, कॉर्न की प्राइसेस के प्रति, तो उसके हिसाब से कॉर्न की जो प्राइसेस है, कॉर्न की जो डिमांड है, कॉर्न की जो सप्लाई है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, डिपेंड करेगा कि वो मार्केट इकोनॉमी है या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, जो हमने पीछे देखा। यानी कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट हैं, वो चाहे वो फर्म, इंडिविजुअल का हमने बताया था, चाहे फर्म हो, चाहे कोई इंडिविजुअल कस्टमर या प्रोड्यूसर हो, उसके बेस पे हम इकोनॉमी को देखने का जो है वो प्रयास करते हैं, चाहे वह प्राइस इंक्रीज को देखना हो, चाहे किसी और चीज़ को आपको देखना हो। ठीक है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर देखेंगे। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हम सबको जोड़ करके जब एक सिस्टम बनेगा, एक कंट्री बनेगी, तो वो कैसे बिहेव करेगा उसको हम लोग देखते हैं। यानी कि इकोनॉमी एज अ होल किस तरह से फंक्शन कर रहा है, उसको जो है देखेंगे हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ हमने देखा मैक्रो में कि प्राइस राइज हुई और यहाँ पे इस तरह से हुआ, लेकिन अब जब एक बड़े लेवल पे पूरी इकोनॉमी में प्राइस राइज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल प्राइस राइज को देखेंगे मैक्रो में हम लोग इन्फ्लेशन को देखेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे किया जाता है। जैसे ये एड्रेस करता है क्वेश्चन को कि लाइक वाई प्राइसेस राइज, ये भी बता रहा है आपको कि प्राइसेस क्यों बढ़ रही है, वाई रिसोर्सेज मतलब कि पीपल आर अनएम्प्लॉयड, है ना। देखो इस टेक्स्ट में मत उलझो, सिंपल बस माइक्रो आपका जो स्मॉल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज करता है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बताता है, आपका प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में बताता है, प्राइस जो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है उसके बारे में बताता है, मतलब कि छोटे लेवल पे। जबकि मैक्रो है वो पूरी इकोनॉमी। जैसे अब अगर इंडिया के बारे में हम देखें कि इंडिया में प्राइस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इन्फ्लेशन का लेवल क्या है, बाकी एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, तो ये किस में बताया जाएगा, समझो, सोचो, आप सोचो, ये बताया जाएगा आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि ये ब्रॉड लेवल पे हो रहा है। फिर देखेंगे कि किसी गांव में या किसी कोई आदमी है जो वो कैसे खरीद रहा है, या फिर कॉर्न की प्राइस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, ये छोटे लेवल की चीज़ होगी, तो ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बताएगा। ठीक है, तो बड़े लेवल का एनालिसिस मैक्रो और छोटे लेवल का एनालिसिस स्मॉल लेवल का माइक्रो। तो अब कंक्लूजन में देखो, मैं एक आपको समझने के लिए एक परफेक्ट एनालॉजी देता हूं, जिससे आपको सारी चीज़ें जो अभी हमने आपको पढ़ाई है वो आपको रिवाइज हो जाएगा।
ऐसा मान लो कि एक कोई फैमिली है, वो इकोनॉमी है, तो फैमिली का जो बजट होगा वो इस इकोनॉमी का बजट होगा। अगर तो अब देखो फैमिली के पास कितने मनी होती, लिमिटेड मनी होती, रिसोर्सेज के पास लिमिटेड होते हैं, मनी को रिसोर्स मान लो। तो अब इस लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण एक प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्रिएट होगी, होगी ना क्रिएट। तो क्या करेगा कि अब उसकी ज़रूरतें बहुत सारी है, जब ज़रूरतें बहुत सारी है लेकिन उसके पास मनी जो है वो आपका लिमिटेड है। उसी तरीके से किसी इकोनॉमी के पास, किसी कंट्री के पास भी लिमिटेड मनी होती है। तो अब जब जिसके पास लिमिटेड मनी है और उसको चाहिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे उसको टीवी भी चाहिए, कुछ ग्रॉसरी भी चाहिए, उसको कॉलेज फीस भी जमा करनी है आपका, ठीक है। तो अब इसमें उसको डिसाइड करना, क्योंकि वो सारी चीज़ों को एक साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, दे कांट अफोर्ड एवरीथिंग एट वंस, जिसके कारण क्या हो गया, प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी यहाँ पे क्रिएट हुई। तो जब प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी क्रिएट होगी तो हमेशा यहाँ पे चॉइसेस उसको मेक करने पड़ेंगे, विभिन्न ऑप्शन के बीच में जो चॉइसेस होंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा उसको, यानी कि दे हैव टू डिसाइड विच आइटम आर मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। यानी कि यही इकोनॉमी में होता है कि जो सबसे ज़्यादा, इकोनॉमी के पास भी लिमिटेड पैसा होगा ना, तो उस लिमिटेड रिसोर्सेज में यहाँ पे इसी तरीके से फैमिली डिसाइड कर रही है कि क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए, उसी तरीके से इकोनॉमी भी डिसाइड करेगी कि क्या उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी चीज़ों का प्रोडक्शन होगा यहाँ पे और कंजप्शन ज़्यादा होगा। जैसे अगर उसको अगर टीवी बाय करना है तो उसको कॉलेज फीस जो है उसको छोड़नी पड़ेगी, कॉलेज को हो सकता है छोड़ना पड़े, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा क्लिष्ट एग्जांपल है, उसको मत देखना आप। तो मतलब एक चीज़ आप अगर, जैसे आपको अगर टीवी खरीदना है तो फिर ग्रॉसरी आपको छोड़नी पड़ सकती है। तो एक चीज़ लेने के लिए दूसरा चीज़ छोड़ना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी आपने मिस की दूसरे चीज़ को छोड़ने के रूप में, इसको बोलते हैं हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर दे वॉन्ट द वे द फैमिली डिस्कस एंड डिसाइड ऑफ दीज परचेजेस इज दियर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से फैमिली क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितना खरीदना है, ये जो डिसाइड करती है, उसी तरीके से इकोनॉमी भी इस तरह से डिसाइड करती है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हमने बांटा था सेंट्रली प्लान इकोनॉमी में, और आपका ये जो आपका कौन सा था दूसरा वाला, मार्केट इकोनॉमी में, उसमें बांटा था हमने। तो वही है कि जो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो रूटेड है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ स्कार्सिटी में, क्योंकि ह्यूमन की जो वांट है वो आपका बहुत ज़्यादा है, वास्ट है, और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। इसीलिए हर सोसाइटी को इंगेज होना पड़ता है किसमें, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस को मेक करने में, और डिसाइड करना पड़ता है कि किस तरह से जो है वो ये जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको इफिशिएंटली जो है वो अलोकेट किए जाएँ। तो ये था आज का चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।